जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। और लेट हो गए इसके लिए हम एकदम भयानक वाला सॉरी हैं। भाई एक गिलास थोड़ा सा पानी पिला दे, ठंडा वाला बढ़िया वाला। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, मार के देगा हमारे चलवा सरिया की कह रहा है क्वेश्चन, इसमें से किस भोजन में बॉडी बिल्डिंग, हाय हाय हाय, बॉडी बिल्डिंग करना है बाबू मेरे, जल्दी बता आंसर। बॉडी बिल्डिंग करना है के लिए सबको पता है प्रोटीन चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए क्योंकि प्रोटीन से उत्तक बनता है। और विटामिन की अगर हम बात करें, प्रोटीन से उत्तक बनता है। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन से रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, मटर मतलब दाल है ही, मटर क्या है, दाल है ही। दाल है तो ये क्या है, प्रोटीन है, दाल है तो ये क्या है, प्रोटीन है। अब आंसर बताओ, वसा की वसा, वसा अगर लोगे तो ये ऊर्जा देगा, वसा लोगे तो दोस्त मेरे एकदम धाई धाई तब तक तो मार दिया होगा हमारे। चलो इतना धीरे रे, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा। कहता है विटामिन से भरपूर भोजन, विटामिन से भरपूर भोजन रोग से लड़ने की क्षमता देगा। और दोस्त मेरे कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन ये भी ऊर्जा देगा। अब जल्दी से बता दो, वसा ऊर्जा देगा, विटामिन रोग से लड़ने की क्षमता, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, और प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा, विटामिन रोग से लड़ने की क्षमता देगा। अच्छा ये क्वेश्चन देते हैं तुमको, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। नहीं पचता, नहीं पचता, कौन क्या, प्रोटीन की विटामिन, प्रोटीन नहीं पचता। जल्दी से बताओ, पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, नहीं पचता प्रोटीन, और दूसरा ऑप्शन है विटामिन। नहीं पचता प्रोटीन और दूसरा ऑप्शन है विटामिन। व्हाट इज द आंसर। नहीं पचता प्रोटीन और दूसरा ऑप्शन है, बुढ़वा वाला शर्ट पहन लिए हैं। तो तुम शर्ट देखेगा तब ना, यहाँ नजदीक से दूर से देख रहा है, बुढ़वा वाला शर्ट पहन लिए हैं। दुष्ट कहीं का श्रेया चौरसिया जी, बुढ़वा वाला शर्ट नहीं है, ये लड़का वाला शर्ट है। बताइए, कोई बात नहीं, हम तो बूढ़े हो ही गए हैं, उम्र हो गया है मेरा। बताओ तुम लोग जवान है, तुम लोग पहनो ललका पियर का। नहीं पचता है कौन, विटामिन, जल्दी से बता दो। नहीं कौन पचता है तो उसमें विटामिन, विटामिन सी खास करके रोग से लड़ने की क्षमता देता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, जल्दी से बता दो। एनसीईआरटी का प्रश्न है, जल्दी से बता दो। न्यूलैंड के अष्टक नियम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। सही बात की गलत बात, यही सही है, यही सही है। न्यूलैंड ने जो है, न्यूलैंड की अगर हम बात करें, चला न्यूलैंड के बारे में अब एक लाइन और जान लो बढ़िया से। न्यूलैंड की अगर हम बात करें, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, अष्टक नियम दिया। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। और संगीत के सुरों के आधार पर सजाया, संगीत के सुर के आधार पर सजाया, संगीत के सुर के आधार पर सजाया। और हल्के तत्वों के बारे में बात की, हल्के तत्व के बारे में बात की थी। और संगीत के सुरों सारे गामा पादा निसा के आधार पर सजाया। अष्टक नियम दिया, 56 तत्व थे। संगीत के हल्के तत्वों, हल्के 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 तत्वों को केवल सजाया था। और इसका जो नियम था, इसका जो नियम था दोस्त मेरे, इसका जो नियम था ये कैल्शियम तक मान्य था। और इसका जो नियम था ये कैल्शियम तक मान्य था। और इसका जो नियम था वो कैल्शियम तक मान्य था। और इसका जो सारणी था, इसका जो सारणी था वो थोरियम तक समाप्त था। इसका जो सारणी था वो थोरियम तक समाप्त था। सारे गामा पदा निसा की बात आज बता दो। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्व, जल्दी से बता। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्व क्या बताएगा, जल्दी बता। हाँ, सारे गामा पौधा निशा, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बता। अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने, ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, संगीत के सुरों के आधार पर सजाया, हल्के तत्व नियम कैल्शियम तक, और सारणी थोरियम तक मान्य था।
सारणी जो था चला वो थोरियम तक मान्य था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो कहता है पराध्वनिक तरंग, जल्दी से बता दो, पराध्वनिक तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराध्वनिक, पराध्वनिक तरंग की बात हो रही है। पराश्रव्य तरंग और पराध्वनिक तरंग अलग है। पराध्वनिक तरंग मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही है, बता क्या होगा आंसर, व्हाट इज आंसर? एकदम चला, एक और दो दोनों सही है। कहते हैं पराध्वनिक तरंग मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनिक तरंग का उपयोग करते हैं। दोनों सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है। ओए होए होए, एक आंसर बता दो तो समझे तो रहा। सही में तोहर पकड़ है दोस्त। अगर लाइट चैप्टर पे तक आंसर बता। प्रकाश की किरणें समानांतर पुंज 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें क्या होगी? देखो ये उत्तल दर्पण है, इसमें 1 मीटर की फोकस दूरी पर आपतित होती है। कहता है समानांतर पुंज जो है 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। ये उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, ये उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, जिसका फोकस दूरी जो है वो 1 मीटर है। जिसका फोकस दूरी जो है वो 1 मीटर है। ये पोल है, ये फोकस दूरी है और ये 1 मीटर है। आपतित होने पर परावर्तित किरणें, परावर्तित किरण जो होगा, जो परावर्तित किरण है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मिलेगी, एकदम दर्पण के पीछे मिलेगी। दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर 0.5 मीटर नहीं होगा, 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है। 1 मीटर की दूरी पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। देख लो चला, ये अपसरित है। उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को, क्योंकि ये सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। 0.5 कैसे रहे, 1 मीटर फोकस दूरी कह रहा है ना, तो यही ना मिलती हुई प्रतीत होगी, यही मिलती हुई प्रतीत होगी आंसर। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग। जल्दी लिख, यह है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आंसर। चला, अब इस लेवल का क्वेश्चन अगर पढ़ने के बाद रिजल्ट नहीं होगा ना, ये बड़ी विडंबना की बात है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस जीव के जबड़े का अभाव होता है? ओए होए होए, केकरा जबड़ा नहीं होता है, बता जल्दी से। किस जबड़े, किसको जबड़ा नहीं होता है? ये चला तुमको याद रखना होगा, ए की बी की सी, जल्दी बता। पीस इज द राइट आंसर। अरे भाई टेस्ट दोगे तो रिजल्ट आता है रात में। अभी कितने लोगों का रिजल्ट आ गया है? कितने लोगों का रिजल्ट आ गया है? कितने लोगों का रिजल्ट आ गया है? कृपया एक टाइप करें। रिजल्ट दे दिया, रिजल्ट दे दिया आज वाला। बुलाओ तनी लक्ष्मण को। रिजल्ट आ गया तो एक टाइप कीजिए, नहीं आया तो 2 टाइप कीजिए। पिछला आपको याद रखना होगा हैक फेस। रिजल्ट आ गया है तो एक टाइप कीजिए, नहीं आया तो 2 टाइप कीजिए। हम एक बार पूछवा लेते हैं, एक आंसर बता। कहते हैं वह बल जो वस्तुओं के संपर्क में तल पर कार्य करता है। देखो चला, बल इस आधार पर 2 प्रकार का है, एक है संपर्क बल, एक है संपर्क बल। रिजल्ट आ गया, आ तो गया है। एक है असंपर्क बल।
असंपर्क बल। संपर्क बल की अगर हम बात करें तो घर्षण बल जो है ये संपर्क बल है, घर्षण बल जो है ये संपर्क बल है। असंपर्क बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल, मेरे रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ है? बच्चा टेस्ट संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल जो होता है वो घर्षण बल है। संपर्क बल घर्षण बल है और संपर्क बल गुरुत्वाकर्षण बल है। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल में कार्य करता है तथा सापेक्षिक गति का विरोध करता है। विरोध कर दिया जब ये तो चला वो घर्षण बल होगा। इसमें और भी है, चुंबकीय बल है, ये भी असंपर्क बल है। चुंबकीय बल है, विद्युतीय बल है, ये सब असंपर्क बल है। अब आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। घर्षण बल इज द राइट आंसर। अभिकेंद्र बल, जितना वृत्तीय गति है ना सब में अभिकेंद्र बल लगता है। वृत्तीय गति में सब में अभिकेंद्र बल लगता है। संपर्क बल है घर्षण बल। संपर्क बल कौन बल है? चला घर्षण बल। बता दो घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर, आकि क्षेत्रफल पर। सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? जल्दी से बताओ, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर कि क्षेत्रफल पर? व्हाट इज द आंसर? बता जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? घर्षण बल केवल और केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं किसी वस्तु का 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। 2 डायोप्टर दे दिया, एक मतलब यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकता है। एफ बराबर होता है 1/p, तो 1/2 कर दोगे, 1/2 कर दोगे 0.5 हो जाएगा डायोप्टर, 0.5 मीटर हो जाएगा। विथ प्लस, प्लस हो गया मतलब उत्तल लेंस है। इतना सेंटीमीटर की 0.5 इसको सेंटीमीटर में न है, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में लगा दो। सेंटीमीटर में लगाओगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला तब गड़बड़ा जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा 100/f, क्योंकि p बराबर होता है 100/f, तो f बराबर हो जाएगा 100/p, तो 100 आप बट्टा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर विथ प्लस। अब देखो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान हमेशा माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा। चला निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? 1/v अब प्लस 1/u आप बराबर 1/f लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। v का मान निकालना है, v बराबर व्हाट? ऐसे भी चला देखो, ये 10 सेंटीमीटर वस्तु है, 50 सेंटीमीटर का ये है, तो यहां से निकालो ना, v निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहां से भी निकाल के बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रे? 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। यहां से 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। f का मान कितना है? f का मान है +50 माइनस 1/u, u का मान कितना है? -10। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? ऐसे भी चला उत्तल लेंस में जो है 10, फोकस दूरी है 10, फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी है 50, फोकस दूरी है 50। देख लो बढ़िया से, फोकस दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर ये फोकस है। वस्तु दूरी 10 है, अगर मतलब इसके बीच में है, इसके बीच में है तो इधरे बनेगा प्रतिबिंब, इधरे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। आंसर आभासी कभी भी उल्टा नहीं होता, हमको लगता है यही आंसर होगा। इतना करने का जरूरत नहीं है, इतना जो बच्चा करेगा वही जो जिसको फिगर नहीं पता है। आपको पता है दोस्त मेरे कि अगर इसका O यहाँ है, इसका F1 यहाँ है,
F1 यहाँ है और ये दूरी है 50 सेंटीमीटर दे दिया है, ये 50 सेंटीमीटर है। इससे निकाले और वस्तु 10 पर है, यहाँ है, यानी F और O के बीच में है, तो इसी साइड बनेगा। इसी साइड बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, यानी आभासी और सीधा बनेगा। आंसर आभासी और सीधा बनेगा इज द राइट आंसर। अगर थोड़ा सा आपको फिगर का नॉलेज है तो खट से बन जाएगा, नहीं तो चला बनाते रह जाइएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। एक और आंसर बता, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घने फ्लिंट ग्लास और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है। प्रकाश की किरण घने फ्लिंट ग्लास से पानी में जा रही है, ये ग्लास से ग्लास जिसका अपवर्तनांक जो है वो है 1.65 से पानी में जा रही है जिसका अपवर्तनांक जो है 1.33 है। घने फ्लिंट ग्लास से पानी में जाता है, घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का अपवर्तनांक सूचकांक क्या होगा। ये देखो, ये अगर इससे इसमें जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अभिलंब की ओर जाएगा, तो की ओर जो है दूगो है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब कैसे निकालेंगे, तो भैया कह रहा है घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का अपवर्तनांक। अच्छा, ग्लास से पानी में जा रहा है, एक मिनट रुक जा, ग्लास से पानी में जा रहा है तो ग्लास से पानी में जाएगा, ग्लास ये सघन है, ये दोस्त मेरे सघन है, सघन से विरल में जा रहा है तो ये फैलेगा ना, सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा भाई, एकदम चला गोंगो गोंगो करके पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, एकदम फरिया के देख लो और धीरे धीरे देखो, नहीं तो हमरो से गड़बड़ हो सकता है। एकदम बढ़िया से सघन से, ग्लास सघन है क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, ये विरल है, सघन अभिलंब की से दूर जाएगा। अब अभिलंब से दूर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है घने फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का अपवर्तनीय सूचकांक कितना होगा, बता कितना बटे कितना करेंगे। ये हो जाएगा चला पानी अब बट्टा ग्लास, आप कहेगा जिसके सापेक्ष कहता है उसको नीचे कर रखते हैं, कहता है फ्लिंट ग्लास के संबंध में मतलब इसके सापेक्ष, फ्लिंट ग्लास के संबंध में मतलब उसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखेंगे। अब खट से देख लीजिए, ग्लास बोले तो 1.65 1.33 बट्टा 1.65, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, जिसके सापेक्ष कहेगा, जिसके संबंध में कहेगा उसको नीचे रखेंगे। हाँ जी विक्रम जी, देख लो, अगर कह देगा ए के सापेक्ष बी का, ए के सापेक्ष बी का मतलब म्यू बी, जिसके सापेक्ष कहेगा, ए के सापेक्ष कह रहा है ना, तो म्यू ए जो है वो नीचे होगा, म्यू बी जो होगा वो ऊपर होगा। और अगर कह देगा ए के सापेक्ष बी का, और अगर कह देगा ए के संबंध में, ए के संबंध में बी का, ए के संबंध में बी का हो जाएगा म्यू बी, म्यू ए नीचे म्यू बी ऊपर, जिसके संबंध में कहेगा उसको नीचे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे। इसको चला जी लिख लो, इसको भाग दोगे तो कितना आ रहा है, ये देखो छोटा बटा बड़ा है तो एक से भागा देने की जरूरत है, छोटा बटा बड़ा एक से छोटा हो जाएगा, एक से छोटा में दूर जाएगा तो दूर जाएगा, दूर में या तो ये होगा या तो ये होगा, ये एक से छोटा है, यही आंसर हो जाएगा। चला बढ़िया से देख लो, ये क्वेश्चन बड़ा दमदार है, इसको नोट भी कर लो, हाव हाव नहीं करके पढ़ सकते हैं। चला जी पढ़ना है ना, तो क्वेश्चन मेरे यहाँ के क्वेश्चन का बहुत हाई फाई लेवल रहता है, गौर फरमाइएगा, जल्दी से बताइएगा। एक क्वेश्चन में 5 को क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। एक बार फिर हम बताते हैं, जल्दी समझिएगा। कहते हैं ए के सापेक्ष बी का, तो म्यू ए नीचे होगा, ए के संबंध, जिसके सापेक्ष या जिसके संबंध में कहेगा उसको नीचे रखेंगे। ई चला देख लो, ये ग्लास से पानी में जा रहा है तो ग्लास सघन माध्यम में पानी विरल है, अभिलंब से दूर जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जब जाओगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का क्वेश्चन कर, हम फिर समझाते हैं ना तो गोगो गोगो हो जाएगा। फ्लिंट ग्लास के संबंध में, अब बताओ जल्दी से, फ्लिंट ग्लास के संबंध में, फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का, फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का, फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का, जिसके संबंध में कहेगा उसको नीचे रखेंगे, यानी ग्लास को नीचे रखेंगे, अब पानी को ऊपर रखेंगे। फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का, यानी ग्लास को नीचे रखेंगे और पानी को ऊपर रखेंगे, तो ग्लास का कितना है 1.65,
और ऊपर में देंगे 1.33, तो भैया छोटका बटा बड़का है, एक से छोटा हो जाएगा, छोटा बटा बड़ा है, एक से छोटा हो जाएगा आंसर। पिछला बार बार हम कहते हैं, हाँ एकदम पूरा डिटेल में फिर से देख लो। ए के सापेक्ष बी का मतलब म्यू ए नीचे, ए के संबंध में बी का, जिसके संबंध में कहेगा उसको नीचे। अब देखो फ्लिंट ग्लास के संबंध में पानी का, तो फ्लिंट ग्लास के संबंध में ग्लास नीचे पानी ऊपर, ग्लास का दिया हुआ है हमको 1.65, वो नीचे 1.33 ऊपर, भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? एक टाइप करो। Circle it. Circle, you let me circle it. I can find anything if I circle it. Let me circle it. I'm like circle. When I'm hanging with my friends, I can circle it. I can find anything if I circle it. See something that you like, you can draw around it. Can you circle it? 'Cause I can circle it. See something that you like, you can draw around it. अगला एकदम चला, जकर नहीं पढ़ल होगा ओकर ने ओकरा समझ में आएगा। हो गया। अगला अगला कहता है कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, डोरी टूट जाएगा। ये क्वेश्चन चला बिहार दरोगा में भी, इस बार पूछा था पीटी में। अगर ये पत्थर को बांधकर घुमा रहा है और डोरी टूट जाएगा, तो डोरी टूट जाएगा तो इसका जो वेग होगा वो इधर होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में। इसका जो त्वरण होगा और इसका जो बल होगा वो केंद्र की ओर होगा। देख लो, वेग जो होगा वो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, त्वरण और बल जो होगा वो केंद्र की ओर होगा। वेग स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, त्वरण और बल जो होगा वो केंद्र की ओर होगा। आंसर बता। आज करंट की क्लास में बहुत मजा आया। चला जी, अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम अगर आपको आगे देना है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, चंद्रा सर 8 से 9 में बिहार एग्जाम बाय एसके झा चैनल पर पढ़ा रहे हैं, सेकंड चैनल पर, आप वहां जाके जरूर पढ़िए। 20 दिन की कक्षा है। कहते कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है, यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर क्या होगा? पता क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करने लगेगा। यह स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करने लगेगा, क्योंकि वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है और त्वरण और बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, त्वरण और बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। आ जा इधर। इसका रिएक्शन अगर आपको याद होगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल 2, PbNO3 हॉल 2 को पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करवाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड से मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनेगा? ये बना देगा PbI2 प्लस KNO3। जो PbI2 है, ये कौन रंग का अवक्षेप है? पीला। अगर बेरियम सल्फेट बनेगा तो ये सफेद रंग का अवक्षेप देगा। बेरियम सल्फेट सफेद रंग का अवक्षेप देगा। Ag2S का रंग होता है काला, Ag2S का रंग होता है काला। H2S या Cu2O, इसका जो रंग होता है हरा। कॉपर पर इसी का परत जम जाता है, कॉपर पर इसी का परत जम जाता है। H2S और Cu2S हरा रंग का, Ag2S काला, बेरियम सल्फेट सफेद, लेड आयोडाइड पीला। आंसर बता। ये बहुत बार हम चला आपको बताए हैं। आंसर बताओ जो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? पीला। मेरी जिंदगी, जल्दी लीक। एनसीईआरटी का सवाल है, गौर फरमाइएगा। जल्दी लीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन द स्क्रीन। बता इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से। कहते हैं दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एकदम होती है। प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, एकदम कर लेती है। सुदूर स्थान पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है।
सुदूर स्थान यानी दूर के स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। एकदम सही है। एसी तो को दूर तक भेजना संभव है, जबकि डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है। तो बताओ तीनों सही है कि एक के को सही है? आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, क्या हुआ? आंसर बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी आंसर। उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक का है। इसमें सोचना क्या है? पिछला डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। एफ ब्लॉक को हम लोग अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। एफ ब्लॉक को हम लोग अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। और इसी में दो सीरीज होता है, एक होता है लेंथेनाइड, एक होता है एक्टिनाइड। एक होता है लेंथेनाइड सीरीज, एक होता है एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज में तत्वों की संख्या है 14, एक्टिनाइड सीरीज में तत्वों की संख्या है 14। जल्दी से देख लो। तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक को अंतर संक्रमण तत्व, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक में होता है। 14-14 दोनों में तत्व है। 14-14 दोनों में तत्व है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज तो सब मार दिया होगा। जल्दी से बता दो एफ ब्लॉक का है। जल्दी से बता दो एफ ब्लॉक का। संक्रमण डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक को स्क्रीन दो ना। ई ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। अब बताओ जल्दी से, विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में क्षेत्र के करंट अनुभव करने वाली एक कुंडली है। करंट ले जाने वाली एक कुंडली विद्युतीय क्षेत्र में क्षेत्र बल अनुभव करती है। कुंडली में ले जाने वाले एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन। क्या होगा आंसर? करंट ले जाने वाली एक कुंडली विद्युतीय क्षेत्र में क्षेत्र में एक बल का अनुभव करती है। कंडक्टर ले जाने वाली या करंट ले जाने वाला एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र में एक क्षेत्र बल का अनुभव करता है। कंडक्टर ले जाने वाला नहीं, करंट ले जाने वाला। करंट ले जाने वाला जो तार होता है, चला करंट ले जाने वाला तार एक बल का अनुभव करता है। करंट अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। इसमें जो अगर कोई तार जो करंट कैरी करेगा उस पर एक बल लगता है। यही मोटर का सिद्धांत है। अब मोटर याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। मोटर जो है ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। मोटर की अगर हम बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है। अब वही अगर जनरेटर की बात करोगे, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। हाँ जी देख लो, कहते हैं मोटर जो है विद्युत चुंबकीय खिंचाव पर काम करता है और जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। जल्दी लिख। मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण खिंचाव पर काम करता है। जनरेटर और ट्रांसफार्मर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो फेराडे दिया था उस पर काम करता है। अच्छा बताओ तो लगने वाला बल जो है वो महत्तम कितना डिग्री पर होगा? लगने वाला बल महत्तम कितना डिग्री पर होगा? जल्दी से बताओ। एक है 90 डिग्री और दूसरा है 0 डिग्री। मोटर में लगने वाला बल महत्तम कितना डिग्री पर होगा? 90 डिग्री की 0 डिग्री। 90 डिग्री की 0 डिग्री। जल्दी बता, जल्दी बता। महत्तम करंट भी जनरेट होगा 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर करंट भी महत्तम जनरेट होगा। 0 डिग्री पर करंट या बल दोनों न्यूनतम होगा। महत्तम होगा बल भी या करंट भी, न्यूनतम होगा बल भी और करंट भी। न्यूनतम होगा बल भी और करंट भी। 90 डिग्री पर महत्तम होगा बल भी और करंट भी, या 0 डिग्री पर न्यूनतम होगा बल भी और करंट भी। बताओ एक आंसर। व्हाट इज द आंसर इस क्वेश्चन? इसको पहले लिख लो। चला
90 डिग्री पर महत्तम होगा बल भी और करंट भी। एकदम चला कर लिख लो, ये क्वेश्चन पूछता है तो हम इधर करते हैं, इसको लिख लो पहले। 90 डिग्री पर महत्तम होगा लगने वाला बल भी और करंट भी, और 0 डिग्री पर न्यूनतम होगा बल भी और करंट भी। रिजल्ट दिखेगा, चला थोड़ा देर में आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आया रिजल्ट? नब्बे डिग्री पर महत्तम होगा बल भी और करंट भी, 0 डिग्री पर न्यूनतम होगा बल भी और करंट भी। आ जाए इधर, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? लिवर बर्ड। ये चला ब्रायोफाइटा है, ये आपको याद रखना होगा। ब्रायोफाइटा है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए दे दिए हैं। ब्रायोफाइटा है, लिवर बर्ड जो है ये ब्रायोफाइटा है, बाकी सब टेरिडोफाइटा है। ब्रायोफाइटा है, जल्दी लिख। अगले प्रश्न का आंसर बताओ। हेने आओ हेने, एनसीईआरटी का सवाल है तो है। बता जल्दी से आंसर। चला जी जल्दी बताइए। एक सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। सेल विभव कहते हैं, सेल ईएमएफ कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, सेल का वोल्टेज कहते हैं। जब सेल में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब सेल में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है ना तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को कहते हैं सेल का ईएमएफ। और जब धारा का प्रवाह होगा, जब धारा का, देख रहा है कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जब धारा का प्रवाह होगा तब जो अंतर होगा, तब जो अंतर होगा वो विभवांतर होगा, तब अंतर विभवांतर होगा। एक चीज और ध्यान रखना, चला वोल्ट मीटर हम बार बार लिख देते हैं क्योंकि पूछता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है विभव? वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, अब पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। पोटेंशियोमीटर जो है कि विभव नापता है, पोटेंशियोमीटर जो है ये विभव नापता है। देख लो, वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, पोटेंशियोमीटर जो है ये विभव नापता है। धारा का प्रवाह होगा तब जो अंतर होगा विभवांतर है, और धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तब जो विभव में अंतर है वो इसको ईएमएफ कहते हैं। लड़का मार देगा, एनसीईआरटी का सवाल है, मामला गड़बड़ा जाएगा। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। एगो चीज और ध्यान रखना, धारा की उपस्थिति का जो ज्ञान देता है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर धारा नापता है, धारा नापता है आमीटर। धारा नापता है आमीटर। धारा की उपस्थिति का ज्ञान देता है वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, और धारा नापता है आमीटर। धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर और धारा नापता है आमीटर। देख लो, धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है गैल्वेनोमीटर, धारा नापता है आमीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। और जब धारा का प्रवाह ना हो रहा तब विभव में अंतर सेल का ईएमएफ कहलाता है, और जब धारा का प्रवाह हो रहा है तब जो विभव में अंतर होगा उसे विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चला विभवांतर कहते हैं। आंसर अगला 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 देने के लिए यदि धारा को दुगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर होता है V बटा I। करा धारा को दुगुना विभवांतर को आधा, R1 मान लो। धारा को दुगुना विभवांतर को आधा यानी ये V बटा 2 और ये 2I। ये भैया हो जाएगा R1 इज इक्वल टू V बटा I इंटू 1 बटा 4। देखो सही है, प्रतिरोध का 1/4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं V बटा I को R लिख देंगे तो R बटा 4 हो जाएगा। प्रतिरोध का 1/4 हो जाएगा। हमरो पर ध्यान दीजिए, आप पूछ रहे हैं कि नया बैच कब आएगा। चला जी, ये सब बात हम नहीं बताते हैं, इसलिए बच्चा को लगता है ना कि सर बैच का प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए हम ये सब बात नहीं बताते हैं। इसको चला लेना होगा, हमरा तक पहुंच पाइएगा तो ले लीजिएगा, ना जकरा तक पहुंच पाइएगा ओकरा पढ़ लीजिएगा।
इतना चला हमको गंदा फीलिंग अगर जिस चीज से आता है हम वो काम नहीं करते हैं। एक बार प्रचार कर देते हैं, जिसको दिल करता है आ जाता है, नहीं दिल करता है तो नहीं आता है। हम पढ़ा देते हैं, मेरा जो डेली का काम है चला यूट्यूब पे आके पढ़ाना, हम पढ़ा देंगे। क्योंकि चला हम बैच भी आज तक हम अपने ऑफलाइन बैच में भी कभी बैच का प्रचार नहीं किए, लेकिन चूंकि धंधा है तो एक आध दो बार करना पड़ता है, नहीं तो एकदम अंदर से इच्छा नहीं रहता है। हमको लगता है जिसको जरूरत होगा वो मेरे पास आ जाएगा। चला रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हो गई है, उसको ठीक करवा रहे हैं। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन की विधियां हैं? बताओ जल्दी से आंसर। जूठा थोड़ी है। ये चला देख लो, आसवन विधि भी, विद्युत अपघटन विधि भी, मंडल परिष्करण, जोन इस मंडल को कहते हैं जोन प्यूरिफिकेशन, इस सब है A to Z। आसवन विधि से हम लोग जल, समुद्री जल का शुद्धिकरण करते हैं। आसवन विधि से समुद्री जल का शुद्धिकरण करते हैं। आसवन विधि की अगर हम बात करें तो समुद्री जल का शुद्धिकरण करते हैं आसवन विधि द्वारा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा अल्युमिनियम, कॉपर, इस सब का निष्कर्षण होता है। जोन डिस्टिलेशन विधि द्वारा आयरन। देख लो इस सब विधि है चला। हाँ उसको आंसर ठीक कर लो उसका। कहते चला आसवन समुद्री जल, विद्युत अपघटन अल्युमिनियम और कॉपर, जोन डिस्टिलेशन में आयरन है, इसलिए तीनों हो जाएगा इज द राइट आंसर। जल्दी लिख, तीनों इज द राइट आंसर। आंसर बता। अगला 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 इस सब चला, एक भी क्वेश्चन हाव हाव करके पढ़ाने वाला नहीं है। ये एनसीए करंट अफेयर्स नहीं है कि हाँ वहाँ वहाँ करके पढ़ा देंगे। सफेद रंग AgCl किसकी उपस्थिति में ग्रे हो जाता है? सूर्य के प्रकाश। AgCl कहे तो ये Ag प्लस प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। AgBr कहेगा तो Ag प्लस 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 2Br माइनस में टूट जाता है। ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये भी चला सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऐसा करता है। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? सूर्य का प्रकाश इज द राइट आंसर। ये दोनों चला। अगर कैल्शियम कार्बोनेट कहेगा कैसे टूटता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे टूटता है, तो ये हीट की उपस्थिति में टूटता है, उष्मा की उपस्थिति में। CO3 ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। फिर लेड नाइट्रेट भी टूटता है उष्मा की, PbNO3 हॉल 2, ये भी टूटता है चला उष्मा की उपस्थिति में। ये PbO प्लस NO2 प्लस O2, PbO प्लस NO2 प्लस O2, PbO प्लस NO2 प्लस O2। AgCl टूटता है Ag प्लस Cl माइनस में। AgBr टूटता है Ag प्लस 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 Br माइनस में। CaCO3 टूटता है CaO प्लस CO2 में। PbNO3 ऑल 2 PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। जल्दी से बता व्हाट इज द आंसर। आंसर हो जाएगा चला सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड भी या सिल्वर ब्रोमाइड भी, दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। जल्दी लीक। सर आपको देख के सारा गाना भूल जाते हैं। अरे हम कहाँ गाना गाते हैं भाई, थोड़ा बहुत गाते हैं, कहिएगा वो भी बंद कर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दो। एंड द सेकंड लास्ट एडियाइट में भी लास्ट क्वेश्चन बता दो। ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। लेंस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाते हैं। सही कि गलत? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठ एगो ई जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। बता आंसर क्या हो जाएगा। ये तो एकदम तू मार देगा, एकदम तोरा से बनना भी चाहिए। आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा। कहता है ये दो पृष्ठ से घिरा है, एगो ये
कहता है पारदर्शी माध्यम लेंस आर पार दिखता है, दर्पण में एक तरफ पेंट किया हुआ रहता है, दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। देखो उत्तल लेंस में भी दो रहते हैं और अवतल दोनों में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। एंड अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। जब इथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद बनाएगा? क्या बनाएगा बता? जब इथेनॉल जो है C2H5OH की जब K2Cr2O7 में Ki2Cr2O7 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, ये इथेनॉल एसिटिक एसिड देता है। लिख लो जल्दी से CH3COOH। और ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है क्योंकि ऑक्सीजन जुटता है, इसमें ऑक्सीजन जुटता है, इसलिए ये अभिक्रिया पूछता है। ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, इसमें ऑक्सीजन जुटता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आंसर हो जाएगा इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। जल्दी लिख। टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं? चला नंबर बढ़े ना बढ़े, नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं ये देखो। नंबर तो चला बढ़ जाएगा अगर नॉलेज आपका बढ़ रहा है टेस्ट से। अगर 75 क्वेश्चन और 75 अलग अलग चीजें आप सीख रहे हैं तो आपका नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगा। आंसर बताइए, जल्दी बता दीजिए। C2H5OH जब K2Cr2O7 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है CH3COH, ऑक्सीजन का जुटना, ये ऑक्सीकरण है। इथेनोइक एसिड, इसी को हम लोग चला एसिटिक एसिड भी कहते हैं। यही विनेगर में एसिटिक अम्ल विनेगर में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। जल्दी लीक। एंड ये तो सब बना दे, ये तो चला ऑलरेडी हम करवा दिए हैं। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन चलो हम जाते जाते आपको कह देते हैं कि ऑक्सीकरण में हम बताए हैं, जल्दी से बता दो। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग की ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग, एगो दिया है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जल्दी बता। ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का त्याग की इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। व्हाट इज द आंसर? इलेक्ट्रॉन का त्याग की इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का त्याग की इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जल्दी बता, जल्दी बता आंसर। इलेक्ट्रॉन का त्याग की इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का त्याग की इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। जल्दी बता। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग और अवकरण इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।